अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और ये पार्ट 2 है फ़ाइनल प्रिपरेशन का, और मैंने इससे पहले पार्ट 1 शेयर किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने इसको जो है वो कोशिश करनी है कंप्लीट कर लें, और इसके बाद एक पार्ट आप लोगों के लिए आएगा जिसमें कि प्रोग्राम्स होंगे, क्योंकि काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स ज़िक्र कर रहे हैं इस चीज़ का कि प्रोग्राम्स को भी शामिल किया जाना चाहिए वीडियो में। तो उसकी भी वीडियो जो है वो पार्ट नंबर 3 में इंशाल्लाह ताला कल तक अपलोड हो जाएगी। और अभी जो मैं पार्ट नंबर 2 अपलोड कर रहा हूँ, इसको ज़रा मैंने फास्टली लेकर चलना है क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है और उसको कवर करना है। लेक्चर नंबर 31 है। आपने इस लेसन में क्या क्या याद करना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने टॉपिक्स को देखा करें कि टॉपिक्स है क्या और इनमें कौन से टॉपिक्स जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का टॉपिक जो वो इम्पॉर्टेंट है, और ये याद रखना है कि हम जब ऑपरेटर ओवरलोड है क्या और हम इसे क्यों हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं, और ऑपरेटर्स होते क्या हैं, और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, और जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस उस पर लागू होती हैं। और दूसरी बात है, ये आगे एग्जांपल आएगी, और उसके बाद नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शंस होंगे। दैन हमारे पास ये 2 एग्जांपल प्रोग्राम्स हैं। इस पार्ट में हम प्रोग्राम्स वाला पार्ट नहीं देखेंगे क्योंकि हमने जो प्रोग्राम्स हैं वो कंपाइलर के ऊपर जब प्रैक्टिस करने हैं, तो वो पार्ट नंबर 3 में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो बेटे, ये बात ये कि यहाँ तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं याद करना इस पूरे पेज में। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, इसको गौर से देखें। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से होता क्या है? देखें, ऑपरेटर होता क्या है। पहले बात तो ये ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जब ऑपरेटर्स होते हैं, और ये ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं हमें पता है। ये अगर हम प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐड करेगा, माइनस का सब्ट्रैक्ट करेगा, और इसी तरह बाकी जो वो हमारे ऑपरेटर्स हैं। यानी जो ऑपरेटर जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो काम करेगा। लेकिन जब हम एक ऑपरेटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं क्लासेस में, और जब हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, हमें पता है कि जब हम क्लासेस बनाते हैं तो क्लासेस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्राइवेट पार्ट होता है, पब्लिक पार्ट भी होता है, और उसके बाद हम अपने इन जो है ना क्लासेस को जो यूज़ करते हैं वो मेन फंक्शन में आके यूज़ करते हैं। बिकॉज़ जो क्लासेस होती हैं ये जो है वो प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन होती है, और जो इंटरफेस होता है वो कौन सा होता है, वो मेन फंक्शन के बाद होता है। तो स्टूडेंट्स, हम वहाँ पर क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम ऐड करवाना चाहें तो हम वेरिएबल्स की तरह उनको ऐड नहीं कर सकते। लाइक कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हों, एक वेरिएबल आई है, एक वेरिएबल जे है, ठीक है। तो अगर हम तो वेरिएबल को ऐड करवाना चाहें वो तो बड़ा आसान काम है, ठीक है। लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना हो, अगर हमारे पास क्लास है, उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमने उनको ऐड करवाना हो तो यही सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इनको इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। ओके, तो वो तरीका क्या है? आपने इसका सिंटैक्स याद करना है। और दूसरा कि हमें जो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहाँ पर करनी चाहिए? जब हमारे पास एक ऐसी क्लास हो जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस हों, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उस सूरत में हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। ओके, उसके बाद ये एग्जांपल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और देन कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड किए जा सकते हैं? 2 तरह के 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जिनको ओवरलोड किया जा सकता है। पहला ऑपरेटर है यूनरी और दूसरा है बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं जो सिर्फ़ एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, जो सिर्फ यहाँ पर इसने ऑपरेटर लिख दिया, यहाँ पे ऑपरेंड आना है, जो सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम करता है उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और ये यूनरी ऑपरेटर की एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है, आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये एंड का साइन जो बना हुआ है, या ये जो टिल्ट बना हुआ है, आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा ऑपरेटर है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बाइनरी, यूनरी, टर्नरी, आपको इस तरीके से एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो आप लोगों ने देखना है कि ये किस टाइप का ऑपरेटर है। तो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, यूनरी और बाइनरी। यूनरी एक ऑपरेंड लेता है, ये आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। और उसके बाद जो बाइनरी ऑपरेटर है ये 2 ऑपरेंड्स पे काम करता है, बोथ साइड्स। लाइक अगर हम जब प्लस कर रहे हो तो हम कैसे लिखते हैं? a + b लिखते हैं। इसी तरह माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन, और ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ये इक्वल ऑपरेटर है। और इसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन, ये वो ऑपरेटर्स हैं जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, सिंगल ऑपरेंड पे काम नहीं करते। ओके, तो ये
वो लिस्ट है, ये वो वाले ऑपरेटर्स हैं जो ओवरलोड किए जा सकते हैं, यानी जिनको हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट बिहेवियर के तरीके हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो वाले ऑपरेटर्स हैं। तो आपने इसकी लिस्ट को एक दफ़ा गौर से देख लेना है ताकि अगर एमसीक्यूज़ में आए तो आपको पता हो कि कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड किए जा सकते हैं और कौन से नहीं किए जा सकते। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो लिस्ट है, यहाँ पर आप लोगों को जो ऑपरेटर नज़र आ रहे हैं ये वो ऑपरेटर हैं ये जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। तो इसको ज़रूर देखिएगा। और ये जो सिंटैक्स है इसको ज़रूर आप लोगों ने देखना है, इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। ये जो सिंटैक्स है इसको लाजमी याद करके जाइएगा। ये ओवरलोड करने का सिंटैक्स है। अगर हम ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहें तो हमें क्या क्या लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड लिखते हैं, देन वो ऑपरेटर जिसको हम ओवरलोड करना चाहते हैं जैसे प्लस है या माइनस है वो लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट होती है। तो इसका सिंटैक्स ज़रूर देखना है, आप लोगों को एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ओके, नीचे चलते हैं। ये वो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो ऑपरेटर ओवरलोड पर हैं कि ठीक है, ये कौन कौन सी हैं। द ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग फंक्शन फॉर ओवरलोडिंग दिस। ये जो 3 ऑपरेटर दिखाए गए हैं, 4, कहा जा रहा है कि इनको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा एज क्लास मेंबर्स। यानी ये जो ऑपरेटर हैं अगर हम इनको ओवरलोड करना चाहते हैं तो इनको क्लास मेंबर बनना पड़ेगा, यानी ये क्लास का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये क्लास का हिस्सा नहीं होगा तो हम इनको ओवरलोड नहीं कर सकते। और इसी तरह के हम जिस ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रहे हैं उसके जो नंबर ऑफ़ ऑपरेंड्स हैं, यानी ए प्लस बी। अब देखें, ए एक ऑपरेंड है, बी एक ऑपरेंड है, और इसमें जो प्लस है वो ऑपरेटर है, तो उसको हम बाद में तब्दील नहीं कर सकते। तो उसके जो नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स हैं वो उतने ही रहेंगे जितने हम लोगों ने पहले लिए थे, और कोई भी नया ऑपरेटर क्रिएट नहीं किया जा सकता। ओके, ये इसके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका आ सकता है कि रेस्ट्रिक्शन लिखें। ये एग्जांपल है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। फ़िलहाल आपने इसमें से कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। आपको सेम एग्जांपल कभी भी नहीं आएगी। ये आप लोग देख लें सिंटैक्स किस तरीके से लिखा गया। ये रिटर्न टाइप है, ठीक है, और ये क्लास का नाम है। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जो कि इस क्लास को एक्सेस कर रहा है, और ये ऑपरेटर कीवर्ड है, और ये वो ऑपरेटर है जिसको ओवरलोड किया जा रहा है, और ये नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स हैं। तो आपने स्टूडेंट्स इसका सिंटैक्स ज़रूर गौर से देखना है क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपको पूछा जा सकता है कि करेक्ट सिंटैक्स को टिक करें जो करेक्ट है। ओके जी, आगे चल रहे हैं। एग्जाम्पल को फ़िलहाल ये वाली जो दी गई है इसको अगर आप लोग नहीं भी देखेंगे तो गुजारा हो जाएगा जी। तो आगे चल रहा हूँ मैं। ये नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शंस के बारे में ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। इसकी फ़ाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, लिंक डाल देंगे, तो आप उस वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्ग एग्जांपल्स हैं हम लोगों ने इनको प्रोग्राम्स में डिस्कस करना है, तो फ़िलहाल यहाँ से आप इसको मत देखिएगा। आप फ़िलहाल अपनी थ्योरी पर फोकस करें, जितना आपके पास टाइम है थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें, आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ये जो टिप्स हैं, टिप्स को ज़रूर देखना है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो सिमिलर है फंक्शन ओवरलोडिंग के, इस बात को याद करना है, एमसीक्यूज़ आ सकता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ क्वाइट सिमिलर टू डैश ओवरलोडिंग, यानी फंक्शन ओवरलोडिंग, फलानी ओवरलोडिंग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग से मिलता जुलता है। और कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको ओवरलोड किया जा सकता है। यूनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी कौन से ऑपरेटर्स हैं उनकी एग्जांपल ज़रूर देखिएगा। बाइनरी कौन से ऑपरेटर हैं उसकी भी एग्जांपल ज़रूर देखिएगा। और ये जो सारी टिप्स हैं इनको स्टडी करके जाएं। मूव कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 32 पे। ये जो सारा चैप्टर है लेक्चर नंबर 32, इससे जो पिछला चैप्टर था वो ओवरलोड कर रहा था प्लस ऑपरेटर को, और ये ओवरलोड कर रहा है माइनस ऑपरेटर को। और एक इसमें एग्जांपल है जो कि डेट क्लास है, और ये डेट क्लास में जब ऑपरेटर को ओवरलोड कर रही है। तो इस चैप्टर में कुछ ख़ास पढ़ने वाला नहीं है, वो सारे पॉइंट्स जो आपने ऊपर पढ़ लिए हैं वो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लगाया गया है। तो इस पूरे चैप्टर को आप इग्नोर कर सकते हैं, आप इसकी सिर्फ टिप्स को देख लें, या इसकी जो समरी है आपने उसको देखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ पर चल रहा हूँ इसकी समरी के ऊपर, तो आपने सिर्फ इस चैप्टर की समरी को ही देखना है, बाकी ज़रूरत नहीं है। ये जो लास्ट पे मैंने यहाँ पर जाके हाईलाइट किए इसको देखिएगा जी। तो अगला चैप्टर मैं चल रहा हूँ, अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है 33। इसमें फिर एक टॉपिक दोबारा से
रिकैप हुआ है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना इसमें जो है बताया गया है। दिस पॉइंटर किसे कहते हैं, सेल्फ जो है वो सेल्फ असाइनमेंट क्या है, कन्वर्जन्स किन्हें कहते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पहले ऊपर भी डिस्कस की जा चुकी है, अब बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऊपर से पढ़ लिया तो यहाँ से अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस जो है वो चैप्टर में लेक्चर नंबर 33 में आपको असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करना बताया गया है। इसका जो प्रोग्राम है वो हम इसके पार्ट नंबर 3 में करेंगे। फ़िलहाल इसकी जो है वो थ्योरी में सिर्फ आपने ये जो मैंने चंद लाइनें यहाँ पर लगाई हैं, जो मैंने हाईलाइट की हैं, सिर्फ आपने इनको फोकस करना है और ये बहुत आसान है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी। ये वाली जो है वो स्ट्रिंग क्लास है और स्ट्रिंग क्लास में आपके पास जो फंक्शन यूज़ किया गया वो कॉन्केटिनेट का फंक्शन यूज़ किया गया और कॉन्केटिनेट का फंक्शन क्या काम करता है, वो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं उसको डिटेल में प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा पार्ट नंबर 3 में। अभी आप लोग इसकी थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस कर लें और ये जो एग्जांपल्स आ रही हैं ये सारी मैंने पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करनी है। दिस पॉइंटर वाले टॉपिक में आपने क्या याद करना है, सबसे पहले तो ये याद करना है कि दिस होता क्या है। दिस एक तो पॉइंटर है और ये इसको एज ए कीवर्ड हम यूज़ करते हैं और आपको पता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं हम उनको वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ ये दो बातें आपने इसमें याद करनी हैं कि दैट पॉइंटर इज़ नोन एज दिस पॉइंटर और दिस इज़ अ कीवर्ड और वी कैन नॉट यूज़ इट एज ए वेरिएबल नेम। इस बात को याद रखिएगा। और ये बफ़र है, ये बफ़र किस लिए यूज़ करते हैं, बफ़र हम यूज़ करते हैं जब हमने जो है वो मेमोरी का कोई ख़ास हिस्सा जब रिज़र्व करना हो और उसमें डेटा को स्टोर करना हो, उस वक़्त हम बफ़र को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। और सेल्फ जब असाइनमेंट वाली जो टॉपिक है इस पे भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, तो मैं आगे चल रहा हूँ और ये कन्वर्जन्स हैं। कन्वर्जन्स वाली ये जो मैंने टॉपिक्स, ये जो लाइंस मैंने जो वो हाईलाइट की हैं, इनको आप लोग देखिएगा और याद करना है इन लोगों को, जब इन चीज़ों को, ठीक है। आप लोगों ने ये जो कन्वर्जन्स वाला टॉपिक हाईलाइट किया हुआ है और ये जो अगली एग्जांपल है, एग्जांपल पे अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा ज़्यादा। कोबोल की फुल फॉर्म याद कीजिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं ये भी देखिएगा। लेक्चर नंबर 34 है। 34 में आ जाएँ तो हमारे पास जो टॉपिक है ये है अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायनामिक अरेज क्या होती हैं और हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। आगे एग्जांपल्स होंगी आप लोगों की और उसके बाद ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है इसको ओवरलोड करने का तरीका किस लिए, ताकि हम अरेज को क्रिएट कर सकें। तो आप लोगों को पहले आप लोग वाकिफ़ होंगे अरे किसे कहते हैं। अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों ने अरे को डिक्लेयर करने का तरीका, जो वो इनिशियलाइज़ करने का तरीका पहले देखा होगा। अब जो अरेज़ हम इस्तेमाल करेंगे इस टॉपिक में, ये अरेज़ हम क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उसके इंस्टांसेस होते हैं, उनके साथ इस्तेमाल करना बताया गया है कि उनके साथ इसको लिखते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं और इनका एडवांटेज क्या होता है। इनका यूज़ तो वही है कि ये जो अरेज होती हैं ये सेम टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए होती हैं। और इसको डिक्लेयर करने का तरीका देख लें, इसको यूज़ कैसे करते हैं। और ये जो पहले वाली बातें हैं, सबसे पहले कि क्लास क्या है। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, ये हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर भी चुके हैं। और इसकी एग्जांपल, इसका सिंटैक्स देखिएगा जो कि लाजमी है आप लोगों के लिए देखना। ये देखें कि ये लिखा है क्लास का नाम और ये ऑब्जेक्ट का नाम है माई डेट्स, और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये साइज़ ऑफ अरे दिया गया है। तो ये जो लाइन है ये हमें बता रही है कि यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डेट ना लिखूँ, मैं यहाँ पे इंट लिख दूँ तो इंट, और उसके बाद जब अरे का नाम और उसके बाद मैं यहाँ पे साइज़ लिख दूँ तो उसका क्या मतलब होगा कि ये एक 10 साइज़ की, 10 एलिमेंट्स के साइज़ की एक अरे है। लेकिन इस वक्त जबकि ये क्लास के साथ यूज़ की जा रही है, ये क्लास का नाम है डेट और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद ये साइज़ है और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है जिसे सेमीकोलन कहते हैं। तो यहाँ पर 10 अरेज़ की जो है वो 10 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करना है कि यहाँ पर क्या है। और इनके जो एड्रेसेस हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 इंडेक्स होता है, वो हमेशा अरे का 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहे हैं। तो इसको भी आप लोग देखिएगा और इसकी ये जो लाइंस हैं, इसकी 3 लाइंस, इन पे ऊपर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आगे मूव कर रहा हूँ और
ये जो एग्जांपल्स आ रही हैं फ़िलहाल आप लोगों ने इसको नहीं देखना। और डायनामिक अरेज़ क्या होती हैं? डायनामिक अरेज़ वो होती हैं जो कि रन टाइम पे जिनसे मेमोरी को रिज़र्व करवाया जा सकता है। ऊपर जो अरे हम लोग यूज़ कर रहे थे वो स्टैटिक अरे थी, क्योंकि उसको जो हम लोगों ने साइज़ एक दफ़ा दे दिया वो उतना ही रहना है, वो साकिन है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि डायनामिक अरे ऐसी अरे होती है कि जिसको हम कोई साइज़ अगर असाइन कर दें एक बार तो वो बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। जो साइज़ हमने दिया हो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। वो वाला एरिया, वो वाली मेमोरी जो इस्तेमाल नहीं हो रही, हम बाद में उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये एक स्ट्रिंग टाइप है और यहाँ पर ये पॉइंटर क्रिएट किया गया है। और जब भी पॉइंटर्स आते हैं तो हम पार्ट नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये डायनामिकली मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये न्यू का क्या है? ये न्यू जो ऑपरेटर है और इस न्यू ऑपरेटर की मदद से 5 साइज़ की एक जो अरे है वो बनाई गई है। तो ये डायनामिक प्रोसीजर है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ये डायनामिक है या जो है वो स्टैटिक है। इसका आप लोगों को MCQs आ सकता है। और ये जो मैंने थ्योरी यहाँ पर हाईलाइट की है इसको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। और जब भी हम लोग न्यू ऑपरेटर की मदद से मेमोरी को रिज़र्व करवाते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए हम डिलीट, ये जो डिलीट है ये यूज़ करते हैं। लेकिन डिलीट को लिखना कैसे है, ज़रा आगे आएँ, आप लोगों को नए पेज पे दिखा रहे हैं। ये डिलीट और उसके बाद ये टेक्स्ट और उससे पहले ये सबस्क्रिप्ट, ये वाला साइन भी हमें सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मेमोरी जो हमने न्यू ऑपरेटर की मदद से दी हो और वो मज़ीद इस्तेमाल में ना हो तो उसको डिलीट करने के लिए हम डिलीट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। न्यू भी एक जो वो ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है, और डिलीट भी एक ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और ये जो मैंने लाइनें यहाँ पर हाईलाइट की हैं इनको भी ज़रूर देखिएगा। और न्यू और डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन लाइंस को ज़रूर देखिएगा जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हैं। फ़र्स्ट ये तकरीबन 8 लाइनें बनती हैं और ये वाला जो पैराग्राफ है इसको भी ज़रूर देखें, इसको भी देखिएगा। डिलीट क्या काम करता है? डिलीट ऑपरेटर कुछ भी रिटर्न नहीं करता। द डिलीट ऑपरेटर रिटर्न्स नथिंग, यानी इट मीन्स ये वॉइड रिटर्न करता है। और ये क्या एक्सेप्ट करता है? इट एक्सेप्ट्स अ पॉइंटर ऑफ वॉइड। तो ये वॉइड पॉइंटर है, ठीक है। तो वॉइड पॉइंटर का मतलब यही हुआ कि ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता टू द मेमोरी ब्लॉक। इसको, इन पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ पर जो हाईलाइट किए हैं इनको ज़रूर पढ़िएगा। और ये जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम को फ़िलहाल आप इग्नोर करें, जो पार्ट नंबर 3 है उसमें ज़रूर देखिएगा। और इस ऑपरेटर को ओवरलोड जो हम करते हैं अरेज़ को क्रिएट करने के लिए, इसके लिए ये फ़र्स्ट जो 2 पैराग्राफ हैं इनको आप लोगों ने पढ़ना है। और उसके बाद ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको ना देखें तो कोई मसला नहीं है। और ये वाला जो लास्ट वाला है इसको ज़रूर देखना है आप लोगों ने। और ये जो टिप्स हैं यहाँ पर, ये टिप्स तो बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी है, क्योंकि जो टिप्स होती हैं वो आप लोगों के पूरे प्रोग्राम पूरे जो है वो लेक्चर का समरी होती है। तो समरी को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये आप लोगों ने सारी देखनी है। तो असल में मैं आज आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं। मैं डिटेल टॉपिक में नहीं जा सकता क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये तकरीबन 12-13 लेक्चर्स हैं जो एक 30 मिनट की वीडियो में कवर करने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूँ जी 30 मिनट में आपको सारा पढ़ाया जा सकता है तो ये बात सच नहीं है। फ़िलहाल सिर्फ आप इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को देखें जो आप लोगों को बताए जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 35 में हमारे पास जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो स्ट्रीम्स के आ जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रीम्स क्या होते हैं और सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है स्ट्रीम का। ये बड़ी आसान सी बात है। फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं, और उसके बाद स्ट्रीम्स का रीकैप है। जब आपने ये वाला पढ़ लिया तो अब रीकैप को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बफर इनपुट आउटपुट किसे कहते हैं, और स्ट्रीम्स के साथ कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो स्ट्रीम सबसे पहले कि कितने तरह की होती है, 2 तरह के स्ट्रीम्स होते हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम क्या होता है? जो यूज़र से हम डाटा एक्सेप्ट करते हैं, जो यूज़र से डाटा लिया जाता है उसे हम किससे लेते हैं, उसे हम इनपुट स्ट्रीम की मदद से लेते हैं। और हम इनपुट स्ट्रीम के तौर पर क्या यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, Cin का इस्तेमाल करते हैं। और डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट करवाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम आउटपुट स्ट्रीम जो यूज़ करते हैं। और आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम Cout का जो फंक्शन है उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर Cin और Cout जो हैं वो एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये इस बात पे ज़रा फोकस कीजिएगा।
और सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है, सी इन का सोर्स क्या है। जब भी हम सी इन अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो ये डाटा कहाँ से लेता है, ये कीबोर्ड से लेता है। तो सी इन की जो सोर्स है वो क्या है, फ्रॉम द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इज़ अ सोर्स किसके लिए, सी इन के लिए। और जो डाटा डिस्प्ले किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ सी आउट, और स्क्रीन पर किया जाता है। तो स्क्रीन क्या होता है, ये डेस्टिनेशन होता है। इसको देखिएगा, और आगे मैंने हाईलाइट किए चीज़ें, ये वाले देखिएगा, इनको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। और सोर्स एंड डेस्टिनेशन की यहाँ पर फिर बात की जा रही है। सी आउट क्या है, सी आउट आउटपुट स्ट्रीम है, और हर स्ट्रीम का कोई एसोसिएटेड सोर्स या डेस्टिनेशन होता है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। और स्टूडेंट्स उसके बाद चल रहे हैं, तो फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं। हमें पता है कि जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं तो प्रोग्राम्स की आउटपुट ऐसी होनी चाहिए कि वो दिखने में उसकी जो है प्रेजेंटेशन वो अच्छी हो, बेहतर हो। तो उसके लिए हम जो आउटपुट के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जो स्ट्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हम उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो आउटपुट है वो बेटर बना सकें। तो जब हम इनपुट को एज ए फॉर्मेटेड के तौर पर यूज़ करेंगे तो ही जो है वो आपका जो आउटपुट है वो फॉर्मेटिंग टाइप उसकी कुछ बेहतर हो सकेगी। तो इनपुट और आउटपुट के लिए जो फॉर्मेटिंग टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे जब ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है सी इन और सी आउट के साथ। तो आइए हम उसके ऊपर चलते हैं। ओके, ये रीकैप है। रीकैप का सिर्फ ये वाला आपने पैरा पढ़ना है, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हमें एक क्लास, हमें जब हेडर फाइल उसमें यूज़ करना पड़ती है जिसका नाम iomanip.h है, iomanipulation.h। इसको ज़रूर देखिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। iomanip.h को इस्तेमाल करते हैं जब हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को एज ए फॉर्मेटिंग टूल के तौर पर यूज़ करना चाहें। और ये बफर इनपुट आउटपुट क्या होता है, इसका आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ इसको ज़रूर देखना है। तो स्टूडेंट्स आगे चल रहे हैं, और ये यहाँ पर जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट है सी इन, सी आउट, सी एरर, सी लॉग। आपने इनके मीनिंग याद करने हैं। आपको पेपर में MCQs आ सकता है कि सी इन जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम एज ए स्ट्रीम, इसका क्या मीनिंग है। इट मीन्स कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इनपुट के तौर पर स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, सी आउट किस लिए किया जाता है, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। इस तरह जो बाकी हैं इनको भी ज़रूर आप लोगों ने याद करना है। तो स्टूडेंट्स आगे चल रहे हैं, ये वो मेथड्स हैं जो स्ट्रीम्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये गेट मेथड है, रीड मेथड है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो रीड मेथड है ये कंप्लीट बफर को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी देख लीजिएगा। और उसके बाद ये जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किए हैं इनको भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और ये जो प्रोग्राम्स हैं फ़िलहाल आप इनको इग्नोर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। उसमें आप लोगों को जब तक प्रोग्राम सिखाए नहीं जाएंगे, बताए नहीं जाएंगे, तो आप लोगों को ज़रा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से बताना आप लोगों को बोर करने वाली बात है। लेक्चर नंबर 36, और इसमें स्ट्रीम मैनिपुलेशंस क्या हैं, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको ज़रूर देखिएगा। और स्ट्रीम को मैनिपुलेट करने के लिए हम जो हेडर फाइल्स इस्तेमाल करते हैं iomanip.h, इसका ख्याल कीजिएगा। और fstream.h हम किस लिए यूज़ करते हैं, iostream.h किस लिए यूज़ करते हैं, ये भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और ये EOF का जो फंक्शन है, एंड ऑफ फाइल, इसका फुल फॉर्म याद करना है, और ये क्या काम करता है इसको भी देखना है। और ये क्या जो है वो रिटर्न करता है, एंड ऑफ फाइल कैसे रिटर्न करता है, इसका ये जो 2 लाइंस हैं इनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। मैनिपुलेटर्स क्या हैं, मैनिपुलेटर्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनिपुलेटर्स को इनपुट और आउटपुट के जो स्ट्रीम्स होते हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेटर कितनी तरह के होते हैं, मैनिपुलेटर 2 तरह के होते हैं। एक मैनिपुलेटर ऐसा होता है जो कि आर्गूमेंट नहीं लेता, और एक ऐसा मैनिपुलेटर होता है जो सिंगल या सम आर्गूमेंट लेता है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये 2 जो पैराग्राफ हैं मैनिपुलेटर्स वाले। नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर ऐसे मैनिपुलेटर्स को कहते हैं जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, पैरामीटर लेस होता है, उसे नॉन पैरामीटराइज्ड कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं, जैसे ये ऑक्ट, जैसे ये हेक्सा। तो ये वो देखें ना, इनको कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया, इनके साथ ब्रैकेट में हमने कुछ भी नहीं लिखा,
तो आपको पता है कि जो हम फंक्शंस में पैरामीटर यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों को उसका आइडिया है तो आपको याद होना चाहिए कि इस वक्त ये जो ऑक्ट है इसके साथ कोई भी पैरेंथेसिस में हमने कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किए तो ये पैरामीटर लेस है, तो इसको नॉन पैरामीटराइज्ड कहेंगे। और उसके बाद ये मैनिपुलेटर लिखे हुए हैं और इनकी डोमेन क्या है, यानी कि ये कहाँ से यूज़ किए करवाए जाते हैं और इनका इफ़ेक्ट क्या है, यानी इनका पर्पस क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। परेशान हो रहे होंगे आप, लेकिन क्या करें, टाइम बहुत शॉर्ट है और ये पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर को डिस्कशन की जा रही है। जैसे ये सेट विड्थ का एक मैनिपुलेटर है, ये क्या काम करता है इसका आप लोगों ने याद करना है। और ये आगे इसको साइज़ दिया गया 4, यानी ये 4 स्पेसेस क्रिएट करेगा। वन प्रिंटेड, यानी जब हम ये वाली लाइन को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, दिस नंबर गेट्स, यानी ये वाला जो नंबर है जो एज ए वेरिएबल के तौर पर यूज़ हो जा रहा है, गेट्स अ स्पेस ऑफ 4 डिजिट्स। तो ये जब ये नंबर प्रिंट होगा तो ये इससे पहले 4 स्पेसिस होंगी और उसके बाद वो वाला नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एज ए पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें पैरेंथेसिस में इसको कोई ना कोई वैल्यू दी गई है, तो इसलिए इसको पैरामीटराइज्ड कहते हैं। आगे चलते जाएं तो ये सेट प्रिसीजन वाला है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है इसको भी देखिएगा इसका फंक्शन। और ये आगे आ रहे हैं, इनके भी आप लोगों ने फंक्शन कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं ये भी देखना है। ये मैनिपुलेटर सारे के सारे दिए गए हैं, इनकी डोमेन याद नहीं करनी, इसका इफ़ेक्ट याद करना है। जैसे ये मैनिपुलेटर आएगा, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा कि इसका क्या इफ़ेक्ट है, यानी ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये फॉर्मेट स्टेट फ्लैग्स हैं, इनको देखना है आप लोगों ने, और इनकी डिस्क्रिप्शन मीन्स कि ये क्या काम करते हैं ये भी आप लोगों ने देखना है और इनकी डिस्क्रिप्शन को याद करके जाइएगा अच्छे तरीके से। थ्योरी अगर आप लोगों की अगर स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं और एक दफ़ा नहीं पढ़ना, 2 से 3 दफ़ा रीडिंग करके जानी है आप लोगों ने अपने हैंडआउट्स की, तो आई होप आप लोगों का 3 CGPA तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। ठीक है, फेल होने वाली तो बात ही नहीं है ना। ठीक है, आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला पास होंगे और फिर कमेंट में बताइएगा कि पेपर आप लोगों का कैसा हुआ और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के आए। और आप हमारे साथ शेयर, जिसका पेपर पहले हो जाए वो अपने शॉर्ट क्वेश्चंस और अपने लॉन्ग क्वेश्चन जो वो कमेंट में जाकर ज़रूर बताए, ताकि बाकी लोगों के साथ शेयर किए जा सके और उनको पता चले कि पेपर किस तरह का आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मेटिंग मैनिपुलेशंस हैं, ये फ्लैग्स को यूज़ करने का तरीक़ेकार है, सिंटैक्स है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नज़र देखना ज़रूर है आप लोगों ने। और ये वैल्यू ऑफ फ्लैग अगर लेफ़्ट हो तो क्या होता है, राइट हो तो क्या होता है, लेफ़्ट राइट हो तो क्या होता है, और इनकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। ओके जी, आगे चल रहा हूँ। और ये साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पता है, अगर हमारे पास नंबर्स की रेंज ज़्यादा हो लाइक दिस, अगर ये नंबर्स हैं देखें 0 0 0 0 आते जा रहे हैं, तो हम अगर इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम जो फ्लैग इस्तेमाल करते हैं इसका सिंटैक्स आप लोग देख लें। एक्सरसाइज दी गई है, लेक्चर नंबर 37 है और इसमें बताया जा रहा है कि इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड किया जाता है, उसकी एग्जांपल बताई गई हैं। एग्जांपल्स हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करें। अभी फ़िलहाल आप लोग ये देखें कि इंसर्शन ऑपरेटर कौन सा है, जो सी इन के साथ यूज़ किया जाता है वो इंसर्शन ऑपरेटर होता है, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो सी आउट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। ओके, लुक एट दिस। तो ये वाला पैराग्राफ देखिएगा, जब इंसर्शन ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करना हो तो हमें किन बातों का ख्याल करना पड़ता है, तो ये वाला पैराग्राफ रीड करके जाइएगा। और ये इसको फ़िलहाल ना भी देखेंगे तो गुजारा चलेगा आप लोगों का। जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं इनको फ़िलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं और थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें अगर प्रोग्राम्स आपको समझ में नहीं आते। ये जो टिप्स हैं, टिप्स तो आप लोगों ने सारी करके जानी है, टिप्स तो आप लोग कोई भी नहीं छोड़ सकते। ठीक हो गया। उसके बाद लेक्चर नंबर 38 में जाएं। यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स कौन से होते हैं, वो वाले मैनिपुलेटर जो यूज़र ख़ुद बनाता है, ठीक है, जो खुद डिफ़ाइन करता है वो होते हैं यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स। और स्टैटिक कीवर्ड क्या है और स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लास के स्टैटिक डाटा मेंबर्स का क्या मतलब है। तो यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स ऐसे मैनिपुलेटर जो यूज़र ख़ुद से डिफ़ाइन करे, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, वो यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स होते हैं। और इनको मैनिपुलेट करने का तरीक़ेकार क्या है, इसका सिंटैक्स देखना है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये आप लोगों को पेपर में आ सकता है, इसको ज़रूर देख कर जाइएगा।
और यहाँ पर इस OS का क्या मतलब है, ये मैंने सारी चीज़ें मैंने जो हाईलाइट कर दी हैं, इनको आप लोग लाजमी देख कर जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। और स्टैटिक कीवर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाना चाह रहे हों। और स्टैटिक बनाने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे जब आपके पास कोई वेरिएबल है और वो स्टैटिक फॉर्म का है तो उसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकती। अगर हमने आई को कोई वैल्यू जब असाइन कर दी, जैसे i = 10, और वो स्टैटिक कीवर्ड के साथ उसको यूज़ किया है, तो i = जब 10 कर दिया तो बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये स्टैटिक कीवर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, उसका सिंटैक्स आप ज़रूर देखिएगा। ओके, ये देखें, ये स्टैटिक इज़ कीवर्ड, उसके बाद डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीजर i है, यानी ये जो i वेरिएबल है, ये स्टैटिक फॉर्म का है कि ये बाद में तब्दील नहीं हो सकता है। जब हम इसको इनिशियलाइज़ एक दफ़ा कर देंगे तो बाद में इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो पहले वाले चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों के लेक्चर नंबर 23 से 35 तक ज़्यादा पेपर आप लोगों को आएगा। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जिनके साथ स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, जब हम क्लास में आके किसी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक बनाना चाहें तो उसके साथ फिर हम स्टैटिक का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसका ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको लाजमी देखकर जाइएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ भाग रहे हैं आगे आगे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। ये वाला पैराग्राफ लाजमी देखकर जाना है आप लोगों ने, ये जो लास्ट वाला है। उसके बाद लेक्चर नंबर 39, और इसमें हमारे पास हैं पॉइंटर्स। आप ऑलरेडी पहले से ही आप पढ़ चुके होंगे पार्ट नंबर 1 में रेफरेंसेस क्या होते हैं और कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस किसे कहते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, कॉपी कंस्ट्रक्टर, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो पहले लेक्चर नंबर 23 के बाद भी डिस्कस की जा चुके हैं। और ये मिड में भी ये आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे पॉइंटर्स के बारे में। तो ये पॉइंटर की डेफिनेशन आप याद कीजिएगा। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर क्या स्टोर करता है, पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर में मेमोरी का एड्रेस होता है। और ये वेरिएबल की तरह नहीं होता, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है जबकि पॉइंटर में मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है। तो ये पॉइंटर की डेफिनेशन याद कीजिएगा। और उसके बाद रेफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। रेफरेंस भी एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर होता है और इसमें भी मेमोरी का एड्रेस होता है, लेकिन इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप लोग ये पैराग्राफ पढ़िएगा लाजमी। कॉल बाय वैल्यू क्या है, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, उस फंक्शन को कॉल करने का जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो कौन सा होता है, वो कॉल बाय वैल्यू होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद करके जाइएगा। कॉल बाय रेफरेंस कि अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं बाय रेफरेंसेस नॉट बाय वैल्यू, तो उसे कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। इसका ये फर्स्ट पैराग्राफ ज़रूर देखकर जाइएगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाला टॉपिक पहले भी किया जा चुका है। डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें पता है न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, और मेमोरी को डिलीट करने के लिए डिलीट का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। देखें, ये एक p एक तरह का वेरिएबल यूँ कह लें, ये एक पॉइंटर है और इसमें हम लोगों ने एक अरे को स्टोर करवा दिया है। और बाद में अगर हम इसको फ्री करना चाह रहे हैं, मेमोरी को जो यूज़ नहीं हो रही डिलीट करना चाहते हैं, तो देखिए उसको डिलीट करने का ये प्रोसीजर है। इसका सिंटैक्स देखिएगा, देखें डिलीट, उसके बाद सबस्क्रिप्ट का ऑपरेटर, और उसके बाद ये जो p नेम है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स आपके लेक्चर तकरीबन एंड होने वाले हैं। और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसको भी देखिएगा। इसकी जो है ना पहली 10 लाइनें आप लोगों ने ज़रूर रीड करनी है। पहली जो 10 लाइन्स हैं उनको पढ़ के जाइएगा। आगे चल रहा हूँ और अब हमारे पास आगे एग्जांपल्स आ गई और ये चैप्टर है आई होप ये एंड हो चुका है। ओके, रूल्स क्या हैं अगर हम डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करवाना चाह रहे हैं बाय यूजिंग डायनामिक टेक्निक्स, तो क्या क्या रूल्स हैं। इनके जो 3 रूल्स हैं ये आप लोगों ने पढ़ के जाने हैं, ये इस वक्त सामने पेज पर आ रहे हैं। इसकी समरी है, ये समरी वाला जो पैराग्राफ है ये आपने लाजमी पढ़ के जाना है, इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। एक्सरसाइज को लीव कर दें, पेज नंबर उसके बाद लेक्चर नंबर 40 पर आ जाएं। ऑब्जेक्ट्स को क्लास मेंबर के तौर पर कैसे यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एज क्लास मेंबर के तौर पर कैसे यूज़ करते हैं, तो इसकी ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं इसको आप लोगों ने पढ़ के जाना है। ओके, एग्जांपल्स को आप इग्नोर कर सकते हैं फ़िलहाल, और एग्जांपल नंबर 2 भी आप छोड़ दें, सिर्फ इसका जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो पढ़ के जाना है। और इसके जो एडवांटेज अभी आ रहे हैं एज़ क्लास मेंबर ये आप लोगों ने पढ़ के जाने हैं। और आगे चलें तो क्लास इनसाइड क्लास, अगर हमारे पास एक क्लास हो और उस क्लास के अंदर
और क्लासेस हों, जैसे एक लूप होता है, लूप के अंदर और लूप हो तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। और इसी तरह अगर एक क्लास हो और उस क्लास में और क्लासेस हों, ठीक है, तो उसे नेस्टेड क्लास कहते हैं। तो C++ में हम मल्टी लेवल्स की नेस्टिंग कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर देख कर जाना है आप लोगों ने। और आगे चल रहा हूँ मैं। अब आप ये टिप्स हैं, टिप्स को देखिएगा लाजमी। लेक्चर नंबर 41 में टेम्पलेट फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी याद करके जानी है। ये C++ में कहाँ से आते हैं ये देख कर जाना है। और टेम्पलेट फंक्शंस को जेनेरिक फंक्शंस भी कहते हैं, ये वाला पैराग्राफ भी आप लोगों ने देख कर जाना है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चल रहे हैं और टेम्पलेट फंक्शन को ओवरलोड कैसे करते हैं, इसका आप सिर्फ ये फर्स्ट पैराग्राफ देख कर जाइएगा। जो प्रोसीजर आपको सिर्फ जब पता चल जाए कैसे करते हैं, क्योंकि सेम कोड आपको कभी भी पेपर में नहीं आएगा कि आप ये काम करके दिखाएं। और टेम्पलेट को लिखने का तरीका, ये जो सिंटैक्स है ये लाजमी देखिएगा। टेम्पलेट इज़ अ कीवर्ड और उसके बाद क्लास, और ये टी, ये यहाँ पर आप लोगों ने इसका आर्गूमेंट के तौर पर टी लिया जाता है, जो कि टेम्पलेट वेरिएबल होता है। तो इसको देख कर जाना है आप लोगों ने इसके सिंटैक्स को। और उसके बाद आगे चल रहे हैं टेम्पलेट फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, इसका आप लोगों ने फर्स्ट पैरा जो है ना वो तकरीबन यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ कर जाना है। ये स्टूडेंट्स आगे चल रहे हैं। रिकैप है, रिकैप तो आप लोगों ने सारा पढ़ना है, समरी हो या रिकैप हो, टिप्स हो, वो आप लोगों ने नहीं छोड़नी, सारी पढ़ कर जानी है। तो लेक्चर नंबर 42 में आ जाएँ। फिर अगेन हमारे पास क्लास टेम्पलेट आ गया। क्लास टेम्पलेट और नॉन टाइप पैरामीटर्स क्या हैं, स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, और टेम्पलेट्स और फ्रेंड फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। तो ये आप लोगों ने क्लास टेम्पलेट वाला जो है ये आप लोगों ने पढ़ कर जाना है, पहला पैरा। और उसके बाद ये इसका जो सिंटैक्स है वो आप लोगों ने लाजमी देखना है और ये वाला पैराग्राफ पढ़ कर जाना है जी। क्लास टेम्पलेट्स और नॉन टाइप पैरामीटर्स ये सारा आप लोगों ने पढ़ के जाना है, ये जो इसका पैराग्राफ है। और टेम्पलेट्स और स्टैटिक मेंबर्स ये भी आप लोगों ने पढ़ कर जाना है। और उसके बाद टेम्पलेट्स और फ्रेंड फंक्शंस को आप फ़िलहाल इग्नोर कर दें, ठीक है। इसका सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर देख लें। और ये लास्ट वाला एग्जांपल्स हैं, इनको फ़िलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं। और आगे चल रहे हैं। ये एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं टेम्पलेट्स के। एडवांटेज भी कम से कम 2 आप लोगों को याद होने चाहिए और डिसएडवांटेज भी कम से कम 2 आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 नंबर का भी शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको आंसर कर सकें। तो 2 पॉइंट्स आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसका जो STL है आपने STL की फुल फॉर्म याद करनी है। और ये जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप लोगों ने देख कर जाना है। लेक्चर नंबर 43 में हमारे पास प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं, डिज़ाइन रेसिपी। 43 के बाद 44, 45 आप ये 3 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। इसको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। इसकी सिर्फ अगर टिप्स मौजूद हैं तो आपने सिर्फ इसकी टिप्स पढ़कर जानी है। बाकी यहाँ पर सिर्फ जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह बनाए गए हैं, उनको डिस्कस किया गया और टिप्स भी मेरा ख्याल है मौजूद नहीं है। तो आप जो लेक्चर नंबर 43, 44, 45 इसको फ़िलहाल आप इग्नोर करें और जो ऊपर वाले चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छी तरह थ्योरेटिकली पढ़कर जाएं। और मैं आप लोगों के साथ अभी जो 3rd वीडियो लेकर आऊँगा उसमें एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस कर लेंगे, और दूसरा हम लोग जो है वो कुछ जो है ना वो वाले जो प्रोग्राम्स जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं वो उनकी वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और वो वाली वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, आप लोग सारी वीडियो देखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा वीडियो का। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर मैंने आप लोगों को बोर किया तभी बताइएगा, अगर कुछ ना कुछ समझ आई तो तभी जब बताइएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर वीडियोज़ लाकर आ सकें। और दूसरा, अपने दोस्तों से और ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।